हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। मैं जेके प्रजापति। आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12 के एक्सरसाइज 3 का दूसरा पार्ट बताने वाला हूं। इसके पहले के पार्ट में आपने देखा था कि मानव जनन का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि युग्मक जनन से लेके प्रसव और दुग्ध स्रवण तक की जो बातें होती है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है इस पूरे अध्याय में, उन सारी बातों को एक झलक के रूप में मैंने आपको दिखाया था। और उसके साथ ही साथ नर एवं मादा के बाह्य लक्षणों के आधार पर मैंने उसको अंतर भी बताया था, और साथ में मानव किस प्रकार के जीवधारी हैं उसकी बातों को, है ना, वो सब बातों को भी मैंने बताया था। आज मैं पार्ट 2 के अंतर्गत ये बताने वाला हूँ कि ये इसके दो भाग, इसके मानव जनन अंग जो होता है, लैंगिक अंग, इसके दो भाग होते हैं। पहले भाग देखिए क्या है। पहला भाग जो इसका मान लीजिए मानव जनन, मैं फिर से हेडिंग कर देता हूँ, मानव जनन, इसको कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब इसके दो पार्ट, दो भाग आते हैं। थोड़ा सा मैं और इसके पहले के वीडियो जो विस्तार बताया था, अब मैं थोड़ा स्टेप विस्तार से जा रहा हूं इंट्रोडक्शन के बाद। अब जो यहाँ पे पहला जो होता है, ये होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, ठीक है। इसको कहते हैं दूसरा में द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग, इसको कहते हैं अंग्रेजी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन, ये हो जाएगा आपको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या हुई, इसके अंतर्गत क्या आएगा। प्राथमिक लैंगिक है, लिखिए ऐसा, वैसा जनन अंग या लैंगिक अंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसा जनन अंग या लैंगिक अंग, जो भी कहिए, अंग जो युग्मकों, जिसको कहते हैं गैमिट्स, मैंने युग्मकों का निर्माण करते हैं, युग्मकों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, उन्हें प्राथमिक लैंगिक अंग या जनद इसको कहते हैं गोनड्स। क्या बोलेंगे इसको, गोनड्स कहते हैं। अब देखिए जैसे बात करते हैं, कौन है प्राथमिक लैंगिक अंग, क्या हुआ मानव में। तो मानव जनन को जो है आगे विस्तार पूर्वक देख रहे हैं, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स में एक आएगा आपको प्राथमिक, दूसरा आएगा द्वितीयक। तो प्राथमिक में क्या आता है, तो प्राथमिक में वैसा अंग आएगा जो युग्मक बनाएगा, गैमीट का जो निर्माण करेगा, जिस अंग से, उस अंग को हम बोलते हैं प्राथमिक जनन अंग। तो उसे के अंतर्गत क्या आएगा, पहली परिभाषा दे दीजिए। जैसे वो कौन सा हुआ, तो जैसे यहाँ पर होगा आपको नर में विरसन आएगा, नर में विरसन, एवं मादा में अंडाशय, जिसको हम ओवरी बोलते हैं, ये ओवरी हो गया, और विरसन हो गया आपको टेस्टिस। कहने मतलब है नर का जो टेस्टिस भाग है, विरसन भाग है, ये क्या हुआ, प्राथमिक अंग है। और मादा का जो अंडाशय भाग है, ये भी क्या हुआ, ये भी आपका युग्मक में क्या कहते हैं, प्राथमिक अंग हुआ। माना टेस्टिस और ओवरी ये प्राथमिक अंग कहलाता है मानव में। अब ये ओवरी से क्या बनेगा, ओवरी से ही क्या बनता है, माना अंडाशय से बन रहा है, अंडाणु बन जाएगा, ओवम बनेगा, जिसको ओवम को क्या बोलते हैं, ये फीमेल गैमीट है। और टेस्टिस से क्या बनता है आपको, स्पर्म बनता है, मीन्स शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनेगा। शुक्राणु क्या बोलेंगे हम, एस्पर्म बोलेंगे। तो ये हुआ क्या हुआ, मेल गैमीट, ये हुआ फीमेल गैमीट, मीन्स नर युग्मक ये हो गया, और ये हुआ मादा युग्मक, ठीक है। और दूसरा में क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होगा, तो वैसा। अब इसको देखिए कैसे प्रभावित कर सकते हो, वैसा जनन अंग, वैसा जनन अंग जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो भी देखा आपने अभी यहाँ पर, प्राथमिक लैंगिक
लैंगिक अंग को छोड़कर, अंग को छोड़कर लैंगिक अंगों, वाहिनियों एवं ग्रंथियां। देखिए ध्यान से, तो ये जो सेक्स ऑर्गन, ये मान लीजिए प्राथमिक लैंगिक क्या क्या हो गया, टेस्टिस और ओवरी हो गया, मीन्स इसको छोड़ के भी जनन अंग है, जनन अंग इधर भी है ना। तो जनन अंग जो इधर होगा उसको प्राइमरी को फर्स्ट जो सुपर जो है उसको प्राइमरी बोलेंगे, उसके बाद जो जनन अंग बचेगा उसको भाई लैंगिक अंग और भी है वो हो गया, साथ में उसके साथ वाहिनियां हो जाएगा और नली टाइप की जो होगी, और उसके बाद ग्रंथियां जो होगी, ठीक है, ग्रंथियां होती हैं। अब देखिए होती है, इसका मतलब परिभाषा कर सकते हो कि प्राथमिक लैंगिक अंग को छोड़कर बाकी बचे लेकिन लैंगिक अंग और ग्रंथियां एवं वाहिनियां को क्या कहते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग कह सकते हैं, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसके अंतर्गत बाकी जो भी बातें होती है प्राइमरी को छोड़ के, इसमें सहायक को, इसको हम द्वितीयक को सहायक लैंगिक अंग भी बोलते हैं, क्योंकि सहायक में ग्रंथियां आ जाएगी और वाहिनियां आ जाएगी। और सेकंड लैंगिक अंग की बात करते हैं, ये भी लैंगिक अंग है मुख्य रूप से, तो इसको छोड़ के जो बाकी लैंगिक अंग बच गया वो लैंगिक अंग के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन उसके बाद इसके साथ साथ में द्वितीयक को जब सहायक ग्रंथियां बोलती हैं, एसेसरी ग्लैंड जो बोलते हैं, उसमें ग्रंथियां और वाहिनियां भी शामिल हो जाती है, मीन्स द्वितीयक में शामिल हो जाती है सभी। बस प्राइमरी में सिर्फ हम ये दोनों को देखेंगे, टेस्टिस और ओवरी को, मीन्स वृषण और अंडाशय को, ठीक है। तो ये बातें आपने देखा कि ये द्वितीयक क्या होता है। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या हो जाएगा आपको, ये अंडकोश की थैली आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा गर्भाशय आएगा, गर्भाशय आएगा, फेलोपियन नलिका आ जाएगा, फेलोपियन नलिका आ जाएगा, ठीक है। शुक्राशय आ जाएगा, शुक्र जनन नलिका आ जाएगा, ठीक है, ईटीसी करके और बहुत सारे आ जाएंगे, एक एक करके सबको हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपको प्राइमरी, इधर हो गया आपका सेकेंडरी। तो प्राइमरी में फिर से जानिए वृषण और अंडाशय आता है, और इसको छोड़ने के बाकी जो बचे हुए होते हैं सेकेंड है ना द्वितीयक लैंगिक अंग, या इसको हम सहायक लैंगिक अंग के अंतर्गत सबको समेट लेते हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लें। और अब आगे देखते हैं मानव जनन के अंतर्गत जो है नर जनन अंग को हम पढ़ते हैं विस्तार से, ठीक है। ये हुआ नर जनन अंग, इसको बोलेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये नर जनन अंग है, नर जनन अंग आखिर अवस्थित कहाँ होता है, तो यह शरीर के श्रोणी क्षेत्र प्रदेश में, यह शरीर के श्रोणी प्रदेश को पेल्विस रीजन बोलते हैं, उस भाग में ये अवस्थित होता है। तो सबसे पहले ये भाग कहाँ अवस्थित होता है, यह है शरीर के श्रोणी प्रदेश, जिसको बोलते हैं पेल्विस रीजन। मैंने दो जंघाओं के बीच जो अवस्थित भाग होता है उसी भाग को कह सकते हैं। यह शरीर के श्रोणी प्रदेश में क्या होता है, अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत निम्न अंग आते हैं। और देखिए कौन कौन से अंग आते हैं, नंबर ABC करके हम करते जाते हैं। सबसे पहले आता है, अब मैं जो अंग है नर जनन अंग के अंतर्गत प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, सहायक हो, मैं सारे को एक साथ 1 बाय 1 करके बता दूंगा, ठीक है। उसमें चर्चाएं कर देंगे, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है ये, ठीक है। तो मैं लगातार आप नर जनन अंग को बता रहा हूं। तो पहला है अंडकोश की थैली, इसको हम फोता भी बोलते हैं, ठीक है। जब इसको डिटेल से करेंगे तो फिर पढ़ेंगे अंडकोश की थैली, ये हो गया, जिसको हम एस्क्रोटम बोलते हैं। जब हम अभी जब पूरा नाम लिखने कौन कौन अंग आता है, पहले मैं ये नाम लिख दूं, उसके बाद 1 बाय 1 चर्चा करेंगे, तो उसमें हिंदी इंग्लिश सबकी चर्चा में कर दूंगा, ठीक है। अंडकोश की थैली हो गया।
उसके बाद बिरसन आ जाएगा। उसके बाद आपको आता है शुक्र जनक नलिकाएं आ जाएगा। उसके बाद आएगा अंतः बिरसन जनन नली तंत्र आ जाएगा। आप नंबर देना चाहते हैं तो नंबर दे दीजिए, ए बी, यहाँ पर हो गया सी, यहाँ पर हो गया आपका डी, है ना। नंबर दे सकते हैं या कोमा दे के आप लिख सकते हैं, जैसे करिए आप। नलतंत्र हो गया। इसके बाद बिरसनिका आ जाएगा। बिरसनिका या इसको बोलते हैं हम अधिबिरसन, अधिबिरसन आ जाएगा। इसको हम एपिडायडमिस बोलते हैं। उसके बाद आएगा शुक्र वाहिनी आ जाएगा। उसके बाद आपको आएगा आस्खलन नलिका आ जाएगा। उसके बाद मूत्रमार आ जाएगा, मूत्रमार, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। उसके बाद शिश्न आ जाएगा, जिसको पेनिस बोलते हैं। फिर इसके बाद सहायक, जिसको द्वितीयक बोलते हैं, सहायक ग्रंथि आ जाएगा, सहायक ग्रंथि। इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे शुक्राशय पढ़ेंगे, शुक्राशय पढ़ेंगे। उसके बाद है इसी के अंतर्गत हम कॉपर ग्रंथि बोलेंगे, जिसको वल्वोथ्रल ग्रंथि बोलते हैं। एवं ए हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा जो है पुरुषस्थ ग्रंथि पढ़ेंगे, जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये सारे ग्रंथि को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लास्ट में उसके बाद हम पढ़ेंगे वीर्य पढ़ सकते हैं इसका। फिर यौवनारंभ पढ़ सकते हैं। पुरुषों में यौवनारंभ, यौवनारंभ ETC, इतनी सारी बातों को पढ़ेंगे तब हमारा जो है नर जनन अंग पूरा होगा। ठीक है। अब इसको सारे नाम हो गए, सिर्फ मैंने हिंदी में नाम लिखा। अब सारे को मैं जब 1 बाय 1 करके पढ़ूंगा तो नाम हिंदी इंग्लिश दोनों बातें लिखेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है अंडकोश की थैली, विरसन कोश को पहले मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद मैं कुछ बातें लिख भी दूंगा, आप उसे उतार लेंगे, देख लेंगे। देखिए विरसन कोश ये क्या है, उदर गुहा के बाहर क्षेत्र है। मीन्स शरीर के बाहर उदर गुहा जो क्षेत्र ये है, उसके नीचे जो है बाहरी क्षेत्र, जो 2 जांघों के बीच में लटका हुआ भाग होता है, जो मांसल गहरे रंग की जो मोटी त्वचा होती है, उसी जैसे त्वचा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ये विरसन कोश बोलते हैं, या अंडकोश की थैली बोलते हैं, या फोता बोलते हैं। ठीक है। अब ये इसके अंतर्गत ही टेस्टिस होता है, जिसको हम विरसन बोलते हैं, जहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होगा। ठीक है। वो 2 भागों में, एक लेफ्ट एक राइट अंदर में रहता है, इसी अंडकोश के थैली के अंदर, जो इसके बाद हम उसी भाग को पढ़ेंगे। अब ये बात आती है, अंडकोश की थैली जो है शरीर से जो उदर गुहा के बाहर है, शरीर के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर कम होता है, 2 से 2.5 जो सेंटीग्रेड होता है वो कम होता है। ठीक है। इसलिए कम होता है क्योंकि शरीर का टेम्परेचर में अगर रहेगा, ये शरीर के साथ कनेक्ट रहता, तो ये क्या होता, इसका जो स्पर्म जो शुक्राणु बनता है उसके अंतर्गत वो नहीं बन पाता, और इस तरह से पुरुष क्या होता है, नपुंसक हो जाता है। लेकिन गॉड के एक अजीब देन है, गॉड गिफ्टेड चीज है पुरुषों को, कि ये शरीर के बाहरी भाग जो है वहां पर ये लटका हुआ होता है, और शरीर का टेम्परेचर से 2 से 2.5, किसी में 3 भी लिखा हुआ है, उससे कम टेम्परेचर होता है, ताकि उसके अंदर जो है इसके अंदर जो शुक्राणु का निर्माण हो सके, और आगे जनरेशन टू जनरेशन इस संसार का निर्माण हो सके। ठीक है। अब इसीलिए विरसन कोश को क्या कर, क्योंकि ये टेम्परेचर को कम करके रखता है शरीर के टेम्परेचर से, इसीलिए इसको हम थर्मो रेगुलेटर भी कहते हैं। किसको, तो ये ताप नियामक भी इसका नाम है। तो आप उसके समझ गए होंगे कि विरसन कोश ये क्या है, और टेम्परेचर इसका कितना कम होता है शरीर के टेम्परेचर से, और इसे क्या कहते हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं। ठीक है। शरीर के बाहर दोनों जंघों के बीच पाए जाने वाली गहरे रंग की मोटी त्वचा द्वारा निर्मित
थैली नुमा संरचना को विल्सन कोश या अंडकोश की थैली कहते हैं। इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम होता है। ऐसा शुक्राणु के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए इसे ताप नियामक इसीलिए इसे क्या करते हैं, इसीलिए इसे ताप नियामक, जिसको अंग्रेजी में मिलते हैं थर्मो रेगुलेटर कहते हैं। तो ये बात आपकी हो गई किसकी, एस्क्रोटम की, मीन्स अंडकोश की थैली की, जिसकी बनावट जो है देखिए इस तरह से होती है। ये जो है ये क्या है आपको, अंडकोश की थैली है। और ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं यही है टेस्टिस, है ना। इसका टेम्परेचर जो यहाँ पर है, यही टेम्परेचर जो इसका है इससे शरीर से कम होता है, ताकि इसके अंतर्गत शुक्राणु पैदा हो सके। ठीक है, अब हम ये अंडकोश की थैली हो गई। अब हम इसको पढ़ेंगे विल्सन को, ये 2 की संख्या में इसकी। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लें। फिर आपको मैं बताता हूँ विल्सन के बारे में। विल्सन जिसको बोलते हैं हम टेस्टिस, ये वाला भाग देख रहे हैं, ये संख्या टेस्टिस। अब टेस्टिस क्या है, अब देखिए इसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई इसको देखेंगे, और इसके अंदर इसकी संख्या कितनी होती है ये देखना है, और ये किससे मिलके बना होता है। ठीक है, उस बारे आवरण को हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है टेस्टिस के बारे में देखें। अब देखें टेस्टिस इसको कहते हैं टेस्टिस। यह जो है हल्के गुलाबी रंग की चिकनी कोमल एवं अंडाकार संरचना होती है, जो अंडकोश की थैली में एक जोड़े के रूप में होती है। जो क्या होता है, अंडकोश की थैली में एक जोड़े के रूप में होती है। इसका वजन जो है 12 से कितना होगा, 25 ग्राम के बीच होती है। अब इसका देखिए, अब आगे है इसकी लंबाई जो होगी, देखिए ध्यान से लिखते आइए, इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होगी, 4 से 5 सेंटीमीटर होगी। और चौड़ाई जो है इसका 2 से 3 सेंटीमीटर होगी, 2 से 3 सेंटीमीटर। एवं जो इसकी मोटाई है, मोटाई उसकी 3 सेंटीमीटर होगी, 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और इसका निर्माण किससे होता है ना। इसका निर्माण जो होता है संयोजी ऊतक द्वारा निर्मित त्रिस्तरीय आवरण से होता
है, जो क्या है नंबर 1 में नाम इसका है टूनिका वेजिनेलिस, ठीक है। दूसरा है टूनिका एल्बुजेनी एंड तीसरा जो है सी नंबर में तो ये हो जाएगा टूनिका वैस्कुलोसा है, वैस्कुलोसा होता है। अब देखिए ये 3 लेयर से मिलके बना होता है, तो ये जो लेयर की बात करते हैं एक यहाँ परत इसमें होगा, इसकी बात अंदर में तो वही है, पहला ये होगा पहले वाला, फिर दूसरा लेयर होगा ये, तीसरा लेयर होगा ये, तीनों लेयर मिलके ये बनता है। तो और इसका विस्तार पूर्वक हम देखेंगे। अभी तो हम इसमें इन किए हैं मेन, चूंकि पार्ट नर जनन अंग का ये प्राथमिक जनन अंग यही कहलाता है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको अब अंडकोश विरसन तो पहले हम अंडकोश पर है, अंडकोश के अंतर्गत क्या हो गया ये टेस्टिस हो गया। अब इसके अंतर्गत जो होता है अब बीच में मेन बातें अब आएगी जो अच्छी तरह से समझी जा सकती है ना। मेन बातें अब देखिए जो कि कैसे कैसे हम डीप इंटर कर रहे हैं किसमें, टेस्टिस के अंदर, मीन्स विरसन के अंदर की बात अब होगी। तो आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं बताने वाला हूं शुक्र जनन नलिकाएं। तीसरा जो नंबर आता है ये है शुक्र जनक नलिकाएं, जिसको हम बोल सकते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। अब ये देखिए क्या होती है, फिगर में सारी बातों को आप देखिए समझिएगा। ये लंबी प्रक्रिया एक पढ़ा लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको फिगर में पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए ये क्या है, एक अंदर की बात है, अंडकोश की थैली जो होता है उसका एक विरसन लेके मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि एक विरसन में ये शुक्र जनन नलिकाएं इस एक विरसन में, दोनों विरसन में होता है, तो एक विरसन को लेके मैं आपको बता रहा हूं। एक ऐसे करके यहाँ पे सट कर आता है, तो मैं एक बता रहा हूं। अब देखिए क्या होता है, शुक्र जनन नलिकाएं कहाँ होती हैं, जो कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। ये क्या है, ये टेस्टिस है, क्या ये है, ये आपको बात करते हैं ये विरसन है। तो प्रत्येक विरसन में जैसे देखिए ध्यान से ऐसे करके जो है ऐसे करके जो ये क्या है, ऐसे करके जो है प्रत्येक, ये कितने हैं, ये जो टॉपिक देख रहे हैं ये है विरसन पालिका, विरसन पालिका जिसकी संख्या कितनी होती है 250। मीन्स प्रत्येक ये क्या है, ये टेस्टिस है, एक टेस्टिस दूसरा तरफ होता है, एक राइट एक लेफ्ट होता है। तो प्रत्येक विरसन में कितने हैं 250 विरसन पालिका होता है। तो लिखते जाना है कि इसके डैश मार के क्या लिखेंगे, प्रत्येक विरसन में 250 विरसन पालिका होती है। इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स, टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स बोल सकते हैं इसको। और ये प्रत्येक विरसन पालिका में, मैंने 250 संख्या 1 2 3 4 5 को मैं दिखा रहा हूं, लेकिन इसकी संख्या 250 होती है। तो 250 में प्रत्येक में जो है 1 से लेके 3 जो होती है क्या होती है, ये शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं, है ना। सब में होती है, मैंने कितना 1 होगी नहीं तो 3 होगी, मैंने 1 से 3 मिनिमम होगा 1 मैक्सिमम 3 आएगा। तो क्या आएगा, वो शुक्र जनक नलिकाएं, है ना। इसमें 3 जो है ये क्या है, 1 से लेके 3 शुक्र जनक नलिकाएं, जो हेडिंग हमने किया है नलिकाएं हैं, है ना। मीन्स सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होती है, जिनमें शुक्राणु पाया जाता है, इसी के अंदर शुक्राणु पैदा होता है। लेकिन शुक्राणु किसके अंतर्गत पैदा होगा, इसमें भी किसके अंदर पैदा होगा, तो आगे देखते हैं। तो शुक्राणु जनन जो नलिकाएं होती हैं, शुक्राणु नलिका में जो होती है 2 प्रकार के क्या होते हैं कि सेल्स पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। किसमें, इसके अंदर, ये जो है इसके अंदर ये बात करते हैं, इसके अंदर जो है ये जो है 2 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये कौन कौन कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो एक आप देखिए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ से निकाल के थोड़ा बना रहे, यहाँ एक मान लीजिए यहाँ पर, तो एक मान लीजिए राउंड कर दिए, एक को क्रॉस कर दिए, या एक ऐसा है एक ऐसा है, एक ऐसा है एक ऐसा है, ठीक है। 2 प्रकार के जो हैं
कोशिका का निर्माण हुआ है। तो एक कोशिका जो हमारा होता है उसके इसके अंतर्गत जो अंदर की बात हो रही है, अंदर में जो है पॉइंट पॉइंट डॉट डॉट दिए है ना, इसमें दो प्रकार के कोशिका है ना स्थित रहती है। तो पहला को होता है नर्म जर्म कोशिकाएं या इसको क्या बोलेंगे हम शुक्राणुजन बोलेंगे। स्पर्मेटोगोनिया भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये एक ये हो गया। और दूसरा जो कोशिका ये सब जो है इसको क्या बोलेंगे हम सहायक कोशिका या शर्तोली कोशिकाएं है ना। आप देखिए यहाँ पे तो दो प्रकार के इसके अंतर्गत ये दो प्रकार के सेल्स हो गए। एक को क्या बोलते हैं हम एक को बोलते हैं नर्म जर्म कोशिकाएं, जिसको जहाँ शुक्राणु पैदा होता है यहीं पे शुक्राणुजन की क्रिया को शुक्राणुजन कहते हैं। प्रोसेस से आएगा, इसको ये बोलो नहीं ये बोलो, ये सब सारी प्रक्रिया सब एक एक करके आगे निकालेंगे, पूरा डिटेल से सबको बताएंगे, हर टॉपिक समझ में आपको आएगी। तो ये इसको एक कहेंगे। दूसरा जो होगा दूसरा होगा सहायक कोशिका। अब देखिए इस कोशिका से क्या होती है, ये जो नर्म जर्म सेल है मीन्स आगे आप बात करते हैं यहाँ पर हम ये जो नर जर्म कोशिका है एक सेल जो है इससे क्या निकलेगा, इससे शुक्राणु बनेगा। इससे क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा, शुक्राणु उत्पन्न होगा। अब जो दूसरी कोशिका ये जो है ये जो कोशिका ये हो गई, यहाँ सीट यहाँ कर दिए, और ये जो कोशिका यहाँ पर है इससे क्या होगी, ये पोषण प्रदान करेगा। ये जो क्या करेगा, इसको पोषण प्रदान करेगा, मीन्स पोषण प्रदान करेगा। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें इसमें है। ये जो है दो प्रकार की इसमें कोशिकाएं आती है, एक नर्म कोशिका जिसको शुक्राणु भी कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया अंग्रेजी में बोलते हैं। ये क्या करती है, शुक्राणु पैदा करती है, और शुक्राणु जो पैदा हो जाता है तो यह जो क्या करता है सहायक कोशिका जिसको सर्टोली कोशिकाएं बोलते हैं, ये इस शुक्राणु को खाना पीना पोषण प्रदान करके रखती है ताकि ये सही से रह पाए। अब देखिए ये बात इसी तरह के सब में होती है। तो पहला ये क्या है, एक टेस्टिस है ना। एक टेस्टिस में प्रत्येक टेस्टिस में कितने वृषण पालिका होते हैं, 250 होते हैं। और प्रत्येक वृषण पालिका में क्या होता है, 1 से लेके 3 शुक्राणु जनन नलिकाएं होती हैं। और शुक्राणु जनन नलिकाएं में 2 प्रकार के जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक का नाम है नर्म जर्म कोशिकाएं जो शुक्राणु पैदा करती हैं और इसको हम शुक्राणु जनन प्रोसेस के द्वारा होता है। और दूसरा जो होता है सहायक कोशिका जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्टोली कोशिकाएं बोलते हैं, जो शुक्राणु जो पैदा हो जाएगा उसको कुपोषण प्रदान देगा, उसको पोषण प्रदान करेगा। और ये शुक्राणु जो पैदा होता है ये अर्धसूत्री द्वारा, किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पैदा करता है। ये भी लिख लीजिएगा, अर्धसूत्री कौन, नर्म जर्म कोशिकाएं जो है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करेगा या करता है। ठीक है, करता है। तो ये देख लिया। अब इसमें और बातें ये क्या है कि इसके अंदर जब जगह बच गया, ये देखिए इसके अंदर जो क्या होगा, ये जगह बच गया, ये खाली स्थान है यहाँ ऐसा। इसके बाद जो खाली स्थान है उसको हम बोलते हैं अंतराली अवकाश। क्या बोलते हैं इसको, खाली जगह जो स्थान है यहाँ पे जो खाली जगह स्थान है इसको बोलते हैं हम हैं अंतराली अवकाश बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, स्पेस। और इसके अंतर्गत क्या एक सेल इसमें भी पाया जाता है, इसमें हम पढ़ते हैं अंतराली कोशिकाएं, है ना। अंतराली अवकाश में क्या होता है, अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अंतराली कोशिकाएं, या इसको हम लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं, लीडिंग कोशिका है ना, लीडिंग कोशिका भी कहते हैं। लीडिंग कोशिका पाई जाती हैं। और यही लीडिंग कोशिका क्या कहता है, टेस्टोस्टेरोन है ना, हार्मोन है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं क्या करेगा, जितने भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये होगा, एवं एंड्रोजन हार्मोन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो कहने मतलब क्या देखा आपने कि लीडिंग कोशिका कहाँ है, नर का भाग है कि मादा का। इसमें आपको क्या बोलना है, क्योंकि नर जननांग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, टेस्टिस है, टेस्टिस नर में है, तो लीडिंग कोशिका
किसमें? नर में। तो किससे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण किससे होता है? टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये नर हार्मोन है। किससे होता है? लीडिंग कोशिका से उत्पन्न होता है, ठीक है। और लीडिंग कोशिका से उत्पन्न होता है। उसके बाद साथ एंड्रोजन क्या है? ये एंड्रोजन हार्मोन्स के ग्रुप को, मैंने इसे नर हार्मोन के ग्रुप को बोलते हैं एंड्रोजन। इसी के अंतर्गत टेस्टोस्टेरोन एक मेन हार्मोन जो नर हार्मोन कहलाता है, टेस्टोस्टेरोन, है ना, यही आता है। और ये लीडिंग कोशिका, कहाँ से? लीडिंग कोशिका, पूरी प्रक्रिया को समझिएगा तो कहाँ से आया, मैं फिर से भी रिवीजन करवा देंगे अभी, तो वहां से ये बनता है। तो ये बातें हो गई सूक्ष्म नलिकाएं के। अभी आपका क्या हुआ, ये विरसन के अंतर्गत जो टॉपिक, विरसन के अंतर्गत ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, एक एक पार्ट हम उसमें एंट्री मार लिए हैं। अभी और विरसन के बारे में हमको पढ़ना है, तो नेक्स्ट चौथा जो टॉपिक हमारा होगा वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपको। इसके आगे जो बस इसी को, यही फिगर के आगे, अब आगे जो बढ़ेगा, शुक्राशय है, अधिविरसन है, और उसमें अंतःविरसन जननली तंत्र है, सारे बातों को आगे डिटेल से फिर से देखेंगे। तो अब आप क्या करना है, जो अभी जो है 1 से लेके 3 तक पढ़े, नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट पार्ट में हम डालेंगे, तब तक इसको आप स्मरण करिए, देखिए, समझिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।